अल्लाह का एहसान है सर, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलाम सर, हम ठीक हैं, आप कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, स्क्रीन शो हो रही है सबको? जी सर। जी सर, हो रही। जी हाँ सर। ठीक हो। अच्छा, हमने जो है फंक्शनल डिपेंडेंसी और उसके कुछ क्या लोग एक्स्ट्राज लास्ट लेक्चर में देख लिए थे। तो नॉर्मलाइजेशन को शुरू करने से पहले कुछ मजीद चीजें हैं जो हम देखते हैं, फिर हम देखेंगे इन चीजों की वजह से क्या क्या इश्यूज आ रहे थे, क्योंकि वो भी फिर हमारा नॉर्मलाइजेशन में कह लें कि उसका प्री लॉग है समझने में कि क्या क्या मसले मसाइल थे। तो कीज हमने कुछ तो देख ली थी, तो कुछ कीज हमारी मजीद अभी वक्त के साथ साथ आती रहेंगी जैसे जैसे हम कुछ चीजें पढ़ते रहेंगे। तो आज हम एक कंसेप्ट को देखेंगे फॉरेन की, तो देखते हैं कि फॉरेन की क्या होती है और इसकी वजह से क्या क्या डेटाबेस में जो है वो मसले मसाइल पैदा होते हैं। देखिए, फॉरेन की मैंने पहले ही बताया था कि लेट्स से ये हमारे पास एक टेबल है और उसके साथ ही जो है ना कोई दूसरा टेबल है। तो इनके दरमियान में हमने लिंक बनाना है। ये ईआर डायग्राम में भी डिटेल में डिस्कस हुई थी कि जब भी रिलेशनशिप आपने दिखाना हो ना दो या दो से ज्यादा टेबल्स का, तो लाजमी तौर पे कोई एक ऐसा एट्रीब्यूट इस टेबल में ऐसा होगा जिसको आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे और उसी की बेस पे इन दोनों का लिंक बनता है। और हमने देखा था कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम पेरेंट यानी कि पेरेंट टेबल है जो हमारे पास पहले से मौजूद था, इसके साथ हम इसका लिंक बनाने लगे। लेट्स से मैं इसको चाइल्ड कह देता हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम पेरेंट टेबल में से जो प्राइमरी की होती है उसको हम यहाँ पे एज पेस्ट करते हैं और यहाँ पे फिर वो जो है ना फॉरवर्ड की का काम करती है। बस ये टर्म इस तरह दी हुई है कि फॉरवर्ड की इस तरह होती है। इसके बिहाफ पे जो है ना फिर हम रिलेशनशिप बना लेते हैं। आज क्या लेट्स से कि रोल नंबर 1 था, उसका कुछ डेटा यहाँ पे पड़ा था और बाकी डेटा यहाँ पे पड़ा था, तो हमें पता चल जाता है कि ये डेटा जो पड़ा है वो इस रोल नंबर 1 का है और इस रोल नंबर का बाकी डेटा जो है ना वो इस टेबल में पड़ा है। तो ये बड़ी कॉमन सी प्रैक्टिस है डेटाबेस में। डेटा जो है ना वो हमेशा कभी भी एक ही टेबल में नहीं होता, काफी सारे टेबल्स में एक एंटिटी का डेटा होता है और जब आपको दिखाया जाता है तो वो इकट्ठा करके दिखाया जाता है। तो वो हम भी तब भी देखेंगे कि जो दो या दो से मुख्तलिफ टेबल्स में जब डाटा पढ़ो तो किस तरह फिर जो है ना उनको दिखाया जाता है। तो देखें जी फॉरेन की क्या है। A foreign key is a key whose values are derived from the primary key of another table। एक ऐसी कीज है जो कि अपनी वैल्यूज को डिराइव करती है कहां से, एक प्राइमरी की से, और वो प्राइमरी की कहां पे होगी, किसी और टेबल पे, जैसे अभी मैंने नीचे एग्जांपल दी। द टेबल फ्रॉम विच द वैल्यूज आर डिराइव्ड इज नोन एज मास्टर और रेफरेंस टेबल। जिस टेबल से आप वैल्यूज को डिराइव कर रहे हो यानी कि पेरेंट टेबल, इसकी बात हो रही है, इसको हम मास्टर टेबल भी कहते हैं या रेफरेंस टेबल भी कहते हैं। ये दो नाम है इसके, मास्टर टेबल, पेरेंट टेबल और रेफरेंस टेबल, ये आप पहले भी देख चुके थे। अच्छा, और टेबल इन विच वैल्यूज आर इंसर्टेड अकॉर्डिंगली, और इसकी वैल्यूज जिस टेबल में जाके इंसर्ट की जा रही हैं इज नोन एज चाइल्ड और रेफरेंसिंग टेबल। उसको हम चाइल्ड टेबल भी कहते हैं या रेफरेंसिंग टेबल भी कहते हैं। अच्छा, दैट इसी को हम दूसरे तरीके से इस तरह बता सकते हैं कि द टेबल कंटेनिंग द फॉरेन की इज कॉल्ड द चाइल्ड टेबल। ऐसा टेबल जिसमें कि फॉरेन की मौजूद है उसको आप चाइल्ड टेबल बोल रहे हो, बिल्कुल हमने अभी इलस्ट्रेशन में देखा था। और द टेबल कंटेनिंग द प्राइमरी की इज कॉल्ड रेफरेंस और पेरेंट टेबल, और जिसमें प्राइमरी की है उसको पेरेंट टेबल बोल देते हैं। ये हमारा कुछ फॉरेन की के मतलब क्लियर हुआ है। अच्छा, इसमें देखो ये जो आपका स्टूडेंट है ये आपके पास पेरेंट टेबल है, और जब आपके पास सब्जेक्ट है ये आपके पास चाइल्ड टेबल है। ये स्टूडेंट टेबल की रोल नंबर जो है ये प्राइमरी की थी। अच्छा, इस चाइल्ड टेबल में भी एक एट्रीब्यूट है रोल नंबर, और इसमें भी सेम वैल्यूज पड़ी हैं जो कि पेरेंट टेबल के रोल नंबर की फील्ड में पड़ी थी। तो उसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यूज जो है यहां से आ रही, जैसे हमने अभी पढ़ा है ये अपनी वैल्यू यहां से ले रही है, तो ये रोल नंबर जो चाइल्ड टेबल में है एज अ फॉरेन की काम कर रही है। लेट्स से अगर मैं सिर्फ मेरे पास सब्जेक्ट का टेबल हो और मुझे कहा जाए कि रोल नंबर 1 का जिसका सब्जेक्ट कोड 001 है और सब सब्जेक्ट नेम DBMS है, उसका नाम बताया जाए। देखो इस टेबल में से ये मैं देख के नाम नहीं बता सकता, लेकिन कोई बात नहीं है,
मुझे पता होगा कि एक ऐसा टेबल होगा जहां पे इसका नेम वगैरह मौजूद होगा और उसमें ये जो फॉरेन की है मेरी हेल्प करेगी नेम निकालने में। तो मैं इस टेबल में जाऊंगा, इस टेबल में काफी सारी एंट्रीज होंगी, तो मैं इस फॉरेन की को देखते हुए कि जहां पे 1 मौजूद है वो टेबल जगह उसका नाम मुझे बताया जाए तो मुझे बता दी जाएगा कि उसका नाम जो है वो जॉन है। इस तरह करके दो लिंक टेबल्स के दरमियान या दो से ज्यादा टेबल्स के दरमियान जब भी आप लिंक बनाओगे तो आपको फॉरेन की जरूरत पड़ेगी, तो वो इस तरह करके काम करती है। अच्छा, फॉरेन की से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट। लेक्चरशिप के 2022-23 का जो अभी रिसेंटली इंटरव्यू हुआ है, 23 में जिनकी पोस्टिंग हुई है और 22 में जिन्होंने इंटरव्यू दिए हैं, बताते खुद मैं, मुझसे ये 4-5 क्वेश्चन पूछे गए थे और उनमें से एक क्वेश्चन ये भी था कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या है। तो देखें जी क्या होती है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। अभी हमने पीछे कुछ देखा था, मैं दोबारा उसको ओपन कर लेता हूँ। देखें, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट कहते हैं चेक्स को, कुछ शराइत है, कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करना पड़ते हैं। और रेफरेंशियल से मुराद है रेफरेंस से निकला है कि जहां पे आप एक टेबल दूसरे टेबल को रेफरेंस कर रहा हो। और इंटीग्रिटी कहते हैं कि उसका जो है असल हालत जो है ना वो बरकरार रहनी चाहिए, इंटीग्रिटी रहनी चाहिए, उसमें किसी किस्म कोई बिगाड़ नहीं आना चाहिए। यानी कि रेफरेंस टेबल जब जहां पे कर रहे होंगे तो उनकी कुछ चीजें ऐसी हैं कि हम चाह रहे हैं कि उनकी वैल्यूज जो है ना बरकरार रहें, उसमें चेंज ना। अब वो वैल्यूज कौन सी हैं अभी देख लेते हैं। लेट्स से ये मेरे पास चाइल्ड टेबल है और ये पेरेंट टेबल है। अब अगर मुझे पेरेंट टेबल में से लेट्स से रोल नंबर 4 का डाटा डिलीट करना पड़ जाए तो ठीक है, मैं कर दूंगा, कोई मसला नहीं है, मैंने कर दिया। अच्छा, अब देखो ये जो रोल नंबर थी ना, ये एज अ फॉरेन की काम कर रही थी और अपनी वैल्यूज ले रही थी इस प्राइमरी की से। अब ये देखो यहाँ पे 4 नंबर स्टूडेंट है, कोई रोल नंबर उसका डाटा मौजूद है, सब्जेक्ट कोड भी और सब्जेक्ट नेम भी, जबकि बाकी डाटा इसका मौजूद नहीं है। तो कल कला मुझे पता चल जाता है कि रोल नंबर 4 है फॉर एग्जाम्पल, उसको मुझे बाकी डिटेल दी जाएगी, तो मैं कहां से उसकी डिटेल निकालूंगा? समझ आ रही है मसले की? हाँ जी सर। सर स्लाइड वही शो मसला ये है क्या, मेरे पास मसला ये है कि जहां पे आपके दरमियान रेफरेंस बने हुए हैं, यानी कि प्राइमरी की और फॉरेन की वाला रिलेशनशिप बना हुआ है, तो उस सूरत में आप सिंपली पेरेंट टेबल से कोई भी एंट्री डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि उस एंट्री के अगेंस्ट किसी और टेबल में कोई और डाटा मौजूद हो जो सिर्फ जिसके एक्सेस करने का तरीका सिर्फ आपके पास यही एक एंट्री थी, और अगर आप इसी को डिलीट कर देते हो तो फिर आप उसको एक्सेस कैसे करोगे? तो एक तो प्रॉब्लम हमारे पास ये है, और दूसरा भी हम देखते हैं इंसर्ट का है, वो देखते हैं क्या है। अच्छा, दूसरा क्या है जी, देखो ये डिलीट का था और इंसर्ट का मैं आपको बताता हूँ एक और। अभी लेट्स से मैं एक रोल नंबर 5 का डाटा एंटर करना चाह रहा हूँ सब्जेक्ट में। रोल नंबर 5 है जी, उसका सब्जेक्ट कोड लेट्स से 71 है और उसको जो है ना हमने ऊप असाइन किया कि ये बच्चा ये पढ़ेगा। तो अब देखो इस 5 रोल नंबर के अगेंस्ट पेरेंट टेबल में कोई भी डाटा मौजूद नहीं है, तो ये स्टूडेंट आया कहां से? यानी कि दो किस्म के मसले बनेंगे जहां पे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बनेगा। एक तो ये कि आप पेरेंट टेबल से जब भी कोई वैल्यू डिलीट करने लगो तो उसके अगेंस्ट चाइल्ड टेबल में देखोगे कोई वैल्यू तो नहीं पड़ी, अगर तो पड़ी है तो आप सिंपली डिलीट नहीं कर सकते, आपको कुछ और काम करना पड़ेगा, वो हम आगे देखेंगे। और इसी तरह जब आप चाइल्ड टेबल में कोई चीज नई इंसर्ट करने लगोगे तो आप इस तरह नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि उसके अगेंस्ट प्राइम आपके पास पेरेंट टेबल में कोई भी चीज मौजूद नहीं होगी। तो ये दो कंस्ट्रेंट हैं जहां पे प्राइमरी और फॉरेन की का चक्कर हो, ये दो कंस्ट्रेंट वहां पे यूज होते हैं। तो हम इसको पढ़ लेते हैं, देखिए इसी को हम फॉरेन की कंस्ट्रेंट भी बोलते हैं, याद रखना। अब ये कंस्ट्रेंट है क्या? पहला है इंसर्ट कंस्ट्रेंट। वो क्या कहता है? ये कहता है कि वैल्यू कैन नॉट बी इंसर्टेड इन चाइल्ड टेबल, कि चाइल्ड टेबल में आप उस वक्त तक वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते, कब तक? इफ द वैल्यू इज नॉट लाइंग इन मास्टर टेबल, कि जब तक उसके अगेंस्ट मास्टर यानी कि पेरेंट टेबल में कोई वैल्यू मौजूद ना हो। अगर तो पेरेंट टेबल में 5 रोल नंबर का डाटा मौजूद होता फिर कोई मसला नहीं था, फिर आप चाइल्ड टेबल में इजीली कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे इसका डाटा ही मौजूद नहीं है, तो आप यहाँ पे कैसे करोगे? तो ये बात इंसर्ट कांस्टेंट की हो रही है। और डिलीट कांस्टेंट क्या है? देखो वैल्यू कैन नॉट बी डिलीटेड फ्रॉम मास्टर टेबल, पेरेंट टेबल से आप वैल्यू को डिलीट नहीं कर सकते इफ द वैल्यू इज लाइंग इन चाइल्ड टेबल, अगर उसके अगेंस्ट कोई वैल्यू चाइल्ड टेबल में एग्जिस्ट करती है। तो ये दो कांस्टेंट है जिसको हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट कहते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं नॉर्मलाइजेशन की तरफ। पहले हम देखेंगे नॉर्मलाइजेशन होती क्यों जाती है। तो देखो डेटाबेस में जो है ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है रिडंडेंसी।
कि डुप्लीकेट वैल्यूज आपके डेटाबेस में बहुत पड़ी होती है, एक प्रॉब्लम ये है। और दूसरा जो हम अभी देखेंगे एनॉमलीज का, एनॉमलीज क्रिएट होती है। अब ये एनॉमलीज क्या है, कितने टाइप्स की हैं और कैसे क्रिएट होती हैं वो भी हम देखते हैं। लेकिन हम अब शुरू करते हैं बकायदा नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस को। देखो, द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द एट्रीब्यूट्स ऑफ द डेटाबेस टू रिड्यूस और एलिमिनेट डेटा रिडंडेंसी, ये इसकी मेन काज है कि आपने या तो बिल्कुल एलिमिनेट करना है डुप्लीकेशन को, या कम से कम रिड्यूस जरूर कर देना है। अगर ऐसा डेटाबेस आपके पास है जिसमें बहुत ज्यादा रिडंडेंसी है, तो उस सूरत में नॉर्मलाइजेशन आप पे कह लो कि वाजिब हो जाती है, आपने लाजमी उस डेटाबेस की नॉर्मलाइजेशन करनी है। प्रॉब्लम क्या है, क्यों हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं? देखो, डेटा रिडंडेंसी अननेसेसरली इंक्रीज द साइज ऑफ डेटाबेस। सिंपल सी बात है, डुप्लीकेट चीजें पड़ी हैं आपके डेटाबेस में, तो आपका साइज बढ़ा रही है, स्पेस ज्यादा इंक्रीज कर रही है। चीज तो एक ही है, तो असूलन तो एक कॉपी होनी चाहिए। अब एक ही चीज की 5 कॉपीज आपके कंप्यूटर में या मोबाइल में क्या कर रही हैं? दूसरा, इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम। अब ये क्या मसला है, लेट्स से 5 कॉपीज हैं, एक कॉन्टैक्ट से लेट्स से आपके पास किसी अली का 5 दफा आपके मोबाइल में सेव हुआ है, आपने अपडेट करना है तो अली के रोल कॉन्टैक्ट नंबर आप 0301 से लेकर लेट से 0346 कर दिया आपने, ठीक है जी, ये ठीक हो गया। बाकी 4 में भी आपको बारी बारी करना पड़ेगा, खुद से तो नहीं करेगा, तो आपने बाकी 4 में कहीं पे नहीं किया। लेट से कल आपने अली को कॉल करनी है और आपने सर्च किया तो आपको ये वाली कॉपी मिल गई, इसमें जो अली का नंबर पड़ा था वो तो अब इसके यूज में ही नहीं है कि आप कॉल करते रहोगे कभी उठाएगा नहीं। तो इनकंसिस्टेंसी बहुत आ जाती है कि एक जगह में एक ही चीज की वैल्यू कुछ और है और दूसरी कॉपी में एक ही उसकी जो डाटा की वैल्यू है वो कोई और है, तो इसको इनकंसिस्टेंसी हमारे पास आ जाती है अगर रिडंडेंसी हो। तो इन दोनों चीजों से निपटने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं। तो देखो, अभी एनॉमलीज की बात हो रही थी, पहले तो हमने रिडंडेंसी को देख लिया, अब एनॉमली को देखते हैं कि एनॉमली है क्या। तो पहले एनॉमली कहते हैं बिगाड़ को, खराबी आने को। देखो, इरेगुलरिटीज वही खराबी आ गई कोई, और इनकंसिस्टेंसीज या डेटा एक जैसा नहीं है, दैट अकर इन अ डेटाबेस, जो कि डेटाबेस में अकर होती है ड्यूरिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हुए। एनॉमली की डेफिनेशन ये है कि डेटाबेस में अगर कोई इरेगुलरिटीज या इनकंसिस्टेंसीज आ गई हैं तो हम इसको कहते हैं कि एनॉमलीज आ गई। 3 टाइप के ये हमारे पास, एक इंसर्शन एनॉमली, दूसरी डिलीशन एनॉमली और तीसरी अपडेशन एनॉमली। दूसरी और तीसरी बिल्कुल सेम है और ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो है वो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के दौरान क्रिएट होती है। इसलिए मैंने आपको दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हो कि फॉरेन की ये उसके सूरत में पैदा होंगी दोनों एनॉमली, इसलिए मैंने आपको फॉरेन की पढ़ाई है। इंसर्शन एनॉमली कहीं पे भी हो सकती है, लेकिन डिलीशन और अपडेशन हमेशा ऐसे टेबल्स में होंगी जहां पे रेफरेंसिंग या रेफरेंस्ड टेबल्स जो है ना वो यूज किए जा रहे होंगे। अब ये होती क्या है, इंसर्शन एनॉमली क्या है, डिलीशन क्या है, अपडेशन क्या है, इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। तो देखिए जी, आपके पास 2 टेबल्स नजर आ रहे हैं। पहले हम देख लेते हैं इंसर्शन एनॉमली। अब क्या है कि देखो, लेट्स से कि ये इनके दरमियान एक रिलेशनशिप बना हुआ पेरेंट चाइल्ड, ये प्राइमरी की है और ये यहाँ पे एज अ फॉरेन की आ रही है, और ये फॉरेन की का बस हमने नाम चेंज किया स्टूडेंट नंबर, ये भी स्टूडेंट ही है, इसका एस जो है ना वो मिटा हुआ है, इसको ऐसे समझो। अब लेट्स से कि मैं इस टेबल में जो है ना, जो मेरे पास कोर्स का टेबल है, ये चाइल्ड टेबल, इसमें एक नया स्टूडेंट इंटर करना चाह रहा हूँ रोल नंबर 7 के साथ, तो क्या मैं कर सकता हूँ? बताएं। नहीं कर सकते सर। नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर नहीं सकता? सर। क्योंकि इसके केस मेरे पास यहाँ पे कोई चीज मौजूद नहीं है। तो देखें, अगर आप किसी टेबल में कोई चीज इंसर्ट करना चाहें और डेटाबेस के रूल्स की वजह से आप ना कर पाए, तो ऐसी चीज को बोलते हैं कि इंसर्शन एनॉमली है, क्योंकि इंसर्शन के वक्त आ रही थी, तो इंसर्शन एनॉमली है। तो मैंने ये बताया था कि ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप वाले टेबल में भी हो सकती है या वैसे भी हो सकती है। तो अभी ये पेरेंट चाइल्ड में देखिए, वैसे भी हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं कि वैसे कैसे हो सकती है। तो लेट्स से कि यहाँ पे अभी कोई पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप नहीं है, तो मैंने यहाँ पे लेट्स से कि एक नया रोल नंबर ऐड करना है, लेट्स से कि 5, और उसका नेम अभी मुझे नहीं पता, इस तरह कर लो। या एक नया स्टूडेंट मैंने इंटर करना है, लेट्स से उसका नाम है राहुल, और उसका भी रोल नंबर अलॉट नहीं हुआ, और रोल नंबर को मैंने बनाया हुआ प्राइमरी की, यानी कि 5 ये जो भी आनी थी। तो देखो, जब हमने पढ़ा हुआ कि प्राइमरी की वैल्यू नल नहीं हो सकती, चलो ठीक है, मुझे अब इसका रोल नंबर नहीं पता, बाकी सारी चीजें पता चल गया, नेम भी पता चल गया, फोन नंबर भी, उसकी स्टेट कौन सी है, कंट्री कौन सा है, उसकी एज कितनी है, सारी चीजें पता चल गई, लेकिन अब इसे रोल नंबर अलॉट नहीं हो, तो क्या मैं उसका डाटा इस स्टूडेंट वाले टेबल में इंटर कर पाऊंगा? नहीं सर। नहीं नहीं कर पाएंगे। तो ये क्योंकि डेटाबेस के रूल्स हैं हमने लगाए हुए हैं, तो इस जो रूल्स की वजह से जब हम कोई काम करना चाहें और ना कर पाए, इसी को एनॉमलीज बोलते हैं। तो ये क्योंकि इंसर्शन के वक्त आ रही है, दोनों एग्जांपल जो मैंने दिए हैं, तो इसको हम बोलते हैं इंसर्शन एनॉमली, कि आप डाटा एंटर करना चाहो
तो लेकिन डाटा भी आपके पास काफी नहीं है, या तो इनकम्प्लीट डाटा है, या पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बना हुआ है और उधर कोई रूल्स वगैरह सेट किए गए हैं, तो उसकी वजह से आप डाटा इंटर नहीं कर पा रहे, तो उसको हम बोलते हैं इंसर्शन अनोमली। बाकी डिलीशन अनोमली और अपडेशन अनोमली बिल्कुल सेम सी है। फॉर एग्जांपल इस टेबल के हम एग्जांपल ले लेते हैं, हम इसमें अपडेट करना चाह रहा हूं मैं वैल्यू जिसका रोल नंबर है 1, कि मैं उसको जो है ना लेट्स से कुछ भी इसका वैल्यू चेंज करना चाह रहा हूँ स्टूडेंट रोल नंबर 1 की। तो देखो अब मुझे दो जगह पे करनी पड़ेगी, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये क्यों हुआ? क्योंकि डुप्लीकेशन है, डाटा एक से ज्यादा जगह पे मौजूद है। बेशक वो आगे जो भी चीज भी है, लेकिन हम अभी लेके चल रहे हैं कि रोल नंबर की बेस। तो अगर मैं एक कॉपी में कर दूं और दूसरी कॉपी में ना करूं तो इनकंसिस्टेंसी आ जाए। तो इस तरह के अनोमलीज को कहते हैं अपडेशन अनोमली, कि आप अपडेट करना चाहो और उसकी वजह से आपके पास इनकंसिस्टेंसी आ जाए। क्यों? क्योंकि रिडंडेंसी थी, एक जगह पे वैल्यू कुछ और होगी और दूसरे पे कुछ और होगी। हाँ, अगर तो आप सारी कॉपीज में करो, इस तरह की आप कोडिंग करो कि ऑपरेशन आपने एक दफा करनी है और अगर उसके एक से ज्यादा कॉपीज मौजूद है तो सारी जगह पे करो, फिर तो है ठीक है। लेकिन शुरू में भी आपका टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है, चेक एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है, हो सकता है आपको पूरा डेटाबेस को चेक करना पड़ जाए। तो इस तरह के बड़े मसाइल हैं। अगर रिडंडेंसी हो तो अपडेशन भी इसी सूरत में नहीं हो सकती। और आखिरी हमारे पास बची है डिलीशन अनोमली। वो तो आपको समझ आ ही गई है कि लेट्स से कि मैं यहाँ से रोल नंबर 5 है उसका डाटा डिलीट करना चाह रहा हूँ और इधर भी उसके अगेंस्ट रोल नंबर पड़ा है, तो मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता भैया? अगर ये मैंने डिलीट कर दिया तो इसका क्या बनेगा? ये जो इधर रेफर कर रहा था इसका क्या बनेगा? तो इस तरह की जो अनोमलीज है, जो कोई आप 3 काम में ये करना चाहो, इंसर्ट करना चाहो, अपडेट करना चाहो और डिलीशन करना चाहो, लेकिन आप किसी वजह से या तो कर ना पाओ या अगर करो तो इनकंसिस्टेंसी आ जाए, तो इन चीजों को बोला जाता है कि ये एनोमलीज है। अब इनका बारी बारी हल भी देखेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि डिलीशन या अपडेशन का क्या हल है। कि अगर आपने डिलीट और अपडेट लाजमी करना है, यानी कि डिलीट और अपडेट अनोमली से जान छुड़ानी है, तो उस वक्त में आप क्या करोगे? तो देखो 2 तरीके हमारे पास। एक को कहते हैं ऑन डिलीट या अपडेट सेट नल, और दूसरे को कहते हैं ऑन डिलीट अपडेट कैस्केड। अब ये क्या कहता है? जो हमारे पास सेट नल है वो कहता है कि अगर आपने कोई वैल्यू पेरेंट टेबल से डिलीट करनी है, यानी कि 5 से डिलीट करनी है, तो आप यहां से डिलीट कर दो और इसकी जगह पे जो है ना, जहां पे ये चाइल्ड में यूज हो रही थी वहां पे नल कर दो। अब सेट नल से पता चल रहा है ठीक है, पेरेंट्स अगर आप डिलीट करना चाह रहे हो पेरेंट्स से डिलीट कर दो और उसके अगेंस्ट अगर कोई चाइल्ड टेबल में एंट्री पड़ी है तो उसको सारी को नल कर दो, यानी कि यहाँ पे डैश डैश कर दो। एक तो ये टेक्निक है। और दूसरी टेक्निक हमारे पास है कैस्केड। कैस्केड कहते हैं, हमने पहले ही पढ़ा था कैस्केड टर्मिनेशन प्रोसेस टर्मिनेशन के दरमियान, कि अगर पेरेंट प्रोसेस टर्मिनेट कर रहा हो तो उसके जितने भी चाइल्ड प्रोसेस हैं सबके सबको टर्मिनेट कर दो। तो ये भी बिल्कुल इसी तरह है कि अगर आपने लाजमी 5 रोल नंबर वाले स्टूडेंट्स का डाटा डिलीट करना है और उसके अगेंस्ट चाइल्ड में पड़ा है, तो आप यहां से भी कर दो और यहां से भी कर दो, पेरेंट और चाइल्ड दोनों से कर दो। तो ये दो टेक्निक्स है हमारे पास जिसके थ्रू आप डाटा कर सकते हो अगर आपने लाजमी तौर पे करना है। लेकिन उसका बेहतर हल यही है कि आप जो है ना बाकायदा नॉर्मलाइजेशन करके डाटा को इस सूरत में लेके आओ कि आपके पास जो है ना इस तरह के मसाइल आए हैं। तो अब हम चलते हैं नॉर्मलाइजेशन की तरफ। अब हमने समझ लिया क्या क्या प्रॉब्लम है। क्या सर कर दो? कैस्केड का सर कैस्केड का क्या बताया? कैस्केड का मैंने बताया कि देखो अगर आपने लाजमी तौर पे पेरेंट टेबल से डाटा डिलीट करना ही करना है, लेट्स से रोल नंबर 4 है, ये 2 है, 2 को मैं करना चाह रहा हूँ, तो हम ये कहते हैं अगर मैंने 2 को यहाँ से कर दिया भाई तो ये वाला 2 कहाँ जाएगा? देखो ये भी तो है ना, इसका जी ये सर। बाकी डाटा कहाँ से लेके आएगा? कैसे पता चलेगा? यानी कि इसका ओरिजिनल डाटा कहाँ पे है? तो आप ये करो कि 2 यहाँ से डिलीट कर दो और उसके साथ साथ यहाँ से भी डिलीट कर दो। तो अब ना यहाँ पे रहा ना यहाँ पे रहा, तो अब सर इनकंसिस्टेंसी ये या सर जो दूसरे लिंक वगैरह क्रिएट हुआ था सर उसका मसला ही सेट नहीं नल में सर सेट नल में भी तो मतलब जब वहां से डाटा डिलीट कर रहे थे तो रहता। इधर चाइल्ड हम नल वाली रख रहे टेबल थे, में इधर सिर्फ और सिर्फ उसको इसमें स्टूडेंट नंबर में हम नल रख रहे थे सिर्फ। अच्छा, और बाकी डाटा इसका एग्जिस्ट कर रहा था उसी तरह। मैं बाकी डाटा एग्जिस्ट कर रहा था, हमने स्टूडेंट नंबर वाला जो यानी कि फॉरेन की थी ना उसको नल कर दिया था। सही। तो ये तो अच्छी प्रैक्टिस ना हुई, दूसरी ठीक है फिर कैस्केड वाली। बस हर किसी के अपने प्रोस और कॉन्स हैं। हो सकता है कि कोई ऐसी चीज मौजूद हो, लेट से मैं भी एग्जांपल देता हूं। देखो अभी स्पेसिफिक एग्जांपल में ना मेरे पास यहाँ पे लेट से मैंने रोल नंबर 1 का डाटा डिलीट कर दिया, तो जब मैंने डिलीट कर दिया ये पूरी की पूरी रो डिलीट हो गई। अब देखो मेरे पास कभी मुझे पता नहीं चलेगा कि C1 कोर्स कोई कोड था उसके अगेंस्ट मैंने DBMS पढ़ना था, इस तरह करके। लेकिन अगर देखो मैं नल वाली टेक्निक लगाता हूं तो नल से क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ मेरे पास ये चीज नल हो जाएगी।
लेट्स से यहाँ पे जो है ना ये मिट गई, लेकिन स्टिल मुझे इस टेबल से देख के ये पता चल रहा है कि कोई कोर्स कोड है C1 जो कि DBMS को रिप्रेजेंट कर रहा है। बेशक उसको स्टिल अभी कोई स्टूडेंट नहीं पढ़ रहा, लेकिन कोई ना कोई कोर्स है C1। तो इस तरह होता है कि अगर आप इसको डिलीट कर दोगे तो C1 का पूरे की पूरी जो रिकॉर्ड है आपके पास वही डिलीट कर जाएगा। तो दोनों के अपने प्रोज और कॉन्स हैं, ये आपने देखना होता है कि आपने कौन सी टेक्निक यूज जी करोगे। ठीक हो गया सर, ठीक। अच्छा देखो, नॉर्मलाइजेशन की तरफ हम अब चलते हैं। तो आप लोग शुरू से पढ़ते आए हो, अब हमने समझ भी लिया कि क्यों करते हैं। अब हम उसकी फॉर्म्स की तरफ चलते हैं। देखो सिंपल सा फार्मूला है नॉर्मलाइजेशन का कि जहां पे भी आपको कुछ रूल्स हैं वो हर नॉर्मल फॉर्म के हिसाब से वो हम देखेंगे, और हम 3 तक ही देखेंगे क्योंकि यहीं तक कह लो कि जब आप कर लो तो सफिशिएंट होता है। कुछ रूल्स हैं, अगर आपको लगे कि ये टेबल जो है ना जो आपको दिए गए इन रूल्स पे पूरा नहीं उतर रहा, तो सिंपल सा एक तरीका है, बस आप टेबल को डिवाइड कर दो। एक टेबल है उसको 2 में डिवाइड कर दो। ऑलरेडी 2 है और आप नए रूल्स के अगेंस्ट उसको मैच किया है, वो मैच नहीं कर रहा, तो एक और दफा डिवाइड कर दो, 3 कर दो, 4 कर दो, 5 कर दो। तो नॉर्मलाइजेशन सिर्फ यही है कि टेबल्स को आपने डिवाइड करना। अब ये देखो आपकी जो है ना एनॉमलीज वगैरह आती क्यों है या इनकंसिस्टेंसी डेटा में आती क्यों है, इसका ये मसला ये होता है कि डाटा आपके पास एक से ज्यादा एंटिटीज का होता है। लेट्स से आपने एक ही टेबल में स्टूडेंट और सब्जेक्ट का डाटा फिट कर दिया। अब स्टूडेंट आपने इसके 2 टेबल बनाने चाहिए थे आपको, एक सब्जेक्ट का अलग टेबल बनाते, स्टूडेंट का अलग बनाते, और उन दोनों को प्राइमरी और फॉरेन की से लिंक कर देते, जो इसकी असल प्रैक्टिस है। लेकिन जो इनएक्सपीरियंस कह लो, जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं या प्रोग्रामर होते हैं, वो क्या करते हैं कि सारे का सारा डाटा ना एक ही टेबल में बना देंगे, स्टूडेंट्स का भी और सब्जेक्ट का भी। उस सूरत में हमारे पास जो है ना एनॉमलीज आती हैं। और फिर अब जब नॉर्मलाइजेशन करते हैं हम वही काम कर रहे हैं जो मैंने पहले बताया कि क्योंकि 2 एंटिटीज का डाटा था, तो आपने इसको 2 एंटिटीज के बनाना है। स्टूडेंट्स का डाटा जितना सारा वो अलग कर दो, जो सब्जेक्ट्स का डाटा है वो अलग कर दो, तो आपके पास ऑटोमेटिकली 2 टेबल बन गए। हाँ, अगर एक ही टेबल में 3 एंटिटीज का डाटा आप आइडेंटिफाई करो तो 3 का अलग कर दो, आपके पास ऑटोमेटिकली नॉर्मल फॉर्म क्रिएट हो जाएंगे। अभी आप देखोगे इस प्रैक्टिस को कि जहां पे भी हमारे पास कोई प्रॉब्लम आएगा हमें सिर्फ यही करना है कि डाटा को डिवाइड करना है अलग अलग टेबल्स में, बस नॉर्मलाइजेशन यही चीज है और कुछ भी नहीं। तो देखो पहली नॉर्मल फॉर्म क्या कहती है हमारे पास, वो कहती है एटॉमिक वैल्यू। हम पहले देख चुके हैं एटॉमिक वैल्यू से क्या मराद है कि कोई भी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट ना हो। और मैंने कल ही पढ़ाया था यानी कि लास्ट लेक्चर में कि जब आप एक टेबल को में से सारे मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट खत्म कर देते हो तब वो कहलाता है रिलेशन। तो बाय डिफॉल्ट आपके पास जो भी रिलेशन आएगा ना वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगा क्योंकि उसमें से मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट रिमूव हो चुके होंगे। हाँ, अगर आपके पास टेबल आता है तो फिर आपके पास चांसेस है कि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हो। इस चीज को समझना है कि तमाम के तमाम रिलेशन बाय डिफॉल्ट आपके पास फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होते हैं। पॉइंट को पिक कर रहे हो? जी सर। जी सर। हाँ, क्योंकि रिलेशन सर की मल्टी डेफिनेशन यही है। वैल्यूड रिमूव, जी सर, हाँ, मल्टी रिलेशन की वैल्यूड डेफिनेशन रिमूव यही है कि उसमें एटॉमिक वैल्यूज होंगी यानी कि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। और जब आप एक टेबल में से मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को रिमूव कर देते हो वो ऑटोमेटिकली रिलेशन बन जाता है, ऑटोमेटिकली वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। तो जितने भी रिलेशन आपके पास बाय डिफॉल्ट वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तो होंगे ही होंगे। हाँ, कोई नहीं आता तो उसका मतलब है वो रिलेशन नहीं है, टेबल है। आप टेबल को रिलेशन में कन्वर्ट करो वो ऑटोमेटिकली फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में बन गया। तो एटॉमिक वैल्यू या मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट की रिमूवल से आप फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म अचीव कर लेते हैं। सेकंड नॉर्मल फॉर्म कैसे अचीव करते हो कि आपने पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी को रिमूव करना है। अब ये पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है इसलिए मैंने पहले ही पढ़ा दी थी कि अगर आपके पास, आज मैंने एक बात बताई थी कि इस सूरत में होगी पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी जब आपके पास कंपोजिट प्राइमरी की होगी। अगर आपके पास कंपोजिट प्राइमरी की नहीं है तो फिर आपके पास पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी का कोई इशू नहीं है, फिर आपके पास ऑटोमेटिकली फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी। पार्शियल होती है कि अगर आपके पास प्राइमरी की एक से ज्यादा एट्रीब्यूट पे एग्जिस्ट कर रही है और कोई ऐसा तीसरा एट्रीब्यूट है जो सिर्फ और सिर्फ इसके एक पार्ट से डिटरमिन हो रहा है। मैंने यहाँ पे पीपीएससी की सीएनआईसी और टोकन नंबर की एग्जांपल दी थी कि जब तक आप पीपीएससी के दोनों सीएनआईसी और टोकन नंबर ना दो आप डीएमसी अपनी नहीं व्यू कर सकते। तो लेट्स से कि किसी वजह से आपकी कोई इस तरह सिस्टम इस तरह का बना कि सिर्फ सीएनआई से ही आपकी जो है ना डीएमसी नजर आना शुरू हो गई है। तो ये देखो आप डीएमसी जो है ना प्राइमरी की दोनों थे, सीएनआईसी प्लस टोकन, ये प्राइमरी की थी। लेकिन अब क्या हो रही है कि डीएमसी सिर्फ और सिर्फ सीएनआईसी यानी कि पार्ट ऑफ प्राइमरी की से ही रिट्रीव हो रही है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है। फुली तब होती है डीएमसी आपकी पूरी की पूरी प्राइमरी की पे डिपेंडेंट होती है, लेकिन अब वो सिर्फ एक पार्ट पे है।
तो आपने इसको खत्म करके इस तरह करना है कि वो पूरी की पूरी प्राइमरी की पे डिपेंड करे। तो इसमें से आपने पार्शियल को रिमूव करके फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी में लाना है, तो ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म हो जाती है। अब ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या है? थर्ड नॉर्मल फॉर्म ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी पे डिपेंड करती है। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है? ए डिटरमिन बी और बी आगे डिटरमिन कर रहा हूं सी को, यानी कि एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट दूसरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमिन कर रहा है, या एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट किसी दूसरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पे डिपेंड कर रहा है, तो ये आपके पास आती है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो इसको रिमूव करोगे आप कि तमाम के तमाम नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हमेशा सिर्फ और सिर्फ प्राइम एट्रीब्यूट पे डिपेंड करें, बाकी किसी पे ना करें। तो यहां तक आप कर लेते हो तो आपके पास डेटाबेस जो है ना नॉर्मलाइज हो जाता है। आगे कुछ मजीद है जो मजीद उसकी प्यूरिफिकेशन के लिए है। एक है BCNF, बाइस कोड नॉर्मल फॉर्म, ये भी 3NF के एक स्ट्रॉन्गर वर्जन है। अच्छा, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म क्या है जी? ये मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी पे एग्जिस्ट करती है। अब मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट अलग चीज है और मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी और चीज है। ये कभी हमें टाइम मिला तो इंशाल्लाह हम इन चीजों को देखेंगे कि मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी क्या होती है। इसमें एक मोटी सी बात मैं बता दूं कि ये मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी के लिए जरूरी है कि आपके पास कम से कम 3 एट्रीब्यूट्स हों और उनमें से 2 जो है वो मल्टी वैल्यूड हों। ये इसकी प्राइमरी शर्त होती है। अच्छा, फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म क्या होती है? ये लॉसी या लॉसलेस कह लो कि डिपेंडेंसी भी होती है। अब ये लॉसी और लॉसलेस क्या है कि देखो दूसरा आप कह सकते हो कि जॉइंट डिपेंडेंसी ना हो। अब जॉइंट डिपेंडेंसी क्या है कि अगर आपने इसी तरह आप नॉर्मलाइज करते करते टेबल्स को डिवाइड कर रहे हो, लेट्स से 4 टेबल में आपने डिवाइड कर दिया, अगर आप इसको ज्वाइन ऑपरेशन के थ्रू दोबारा से एक बनाओ ना, तो आपके पास ओरिजिनल टेबल आना चाहिए। अगर तो आपके पास ज्वाइन करने से ओरिजिनल टेबल आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपके पास ज्वाइंट डिपेंडेंसी नहीं है, और अगर ये नहीं आ रहा तो फिर इसका मतलब है कि आपके पास ज्वाइंट डिपेंडेंसी मौजूद है। आप इसको रिमूव करो और आपकी ज्वाइनिंग जो है ना वो लास्ट लेस होनी चाहिए, यानी कि कोई भी डाटा उसमें से लास्ट ना हो जब आप ज्वाइन करो। लेकिन हमें क्योंकि पहले 3 को देखना है तो हम पहले 3 को देखते हैं। तो देखें जी, ये आपके पास एक टेबल है जिसपे हम अपनी नॉर्मलाइजेशन को अप्लाई करेंगे। इसमें जो आइडेंटिफाई करने वाली चीजें हैं वो प्राइमरी की है पहले। तो देखो किसके नीचे जो है वो लाइन लगी हुई है एट्रीब्यूट्स में, एम्प्लॉय आईडी, जॉब Employee ID और job जॉब code। कोड, जॉब ये कोड, 2 यानी कि सर। कंपोजिट प्राइमरी की है। ये हमने क्यों बनाई है? क्योंकि हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म को समझ सके। अगर मैंने बताया कि जब तक अगर सिंगल एट्रीब्यूट पे मुश्तमिल है प्राइमरी की, फिर तो कोई इशू नहीं है, फिर आपकी होगी ही नहीं, क्योंकि हमने समझना है तो इसलिए हमने डबल कह लो कि कंपोजिट प्राइमरी की बनाई। अच्छा, इसमें देखो क्या कोई एट्रीब्यूट मल्टी वैल्यूड है? हम पहले देखते हैं कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं, और उसको देखने के लिए ये है कि कोई एट्रीब्यूट्स में मल्टी वैल्यूड है। मल्टी वैल्यूड से मुराद क्या है कि लेट्स से यहाँ पे जॉब है ना, इसकी 2 वैल्यू हो, शेफ भी हो और वेटर भी हो, इस तरह करके 2, स्टेट कोड है 26 भी हो 28 भी हो, इस तरह करके 2 या 2 से ज्यादा वैल्यूज हो। तो आप ऐसे देखो कि कोई ऐसी नजर आ रही है आपको जिसमें एक से ज्यादा वैल्यूज हो? कोई ऐसा नो एट्रीब्यूट सर। है? नहीं सर, इसमें है ही नहीं। नहीं सर। लेकिन अभी मैं देखो मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, वो मैंने जो पुरानी एग्जांपल पुराने बैच के लिए थी वो मैंने आगे रखी हुई है, वो मैं आपको उसमें दूंगा एज अ प्रैक्टिस। तो ये देखो, ये टेबल आपके पास आ रहा है, इसमें आप देखो क्या कोई ऐसा एट्रीब्यूट है जिसकी डबल वैल्यूज आपको शो हो रही हो? IT फाइनेंस। जी सर, कोर्स ये देखो कोर्स ये में, मौजूद है, बिल्कुल ये मौजूद है। देखो तो कोर्स इसको आप क्या कोर्स में है करोगे? इसको सर। आप सिंगल वैल्यू बनाओगे। सिंगल वैल्यू कैसे बनाओगे कि सेम इस बाकी इनको ना एक दफा आईटी के साथ लिखोगे इस पूरी की पूरी रो को, और दूसरी दफा इस पूरी की पूरी रो को फाइनेंस के साथ लिखोगे, तो ये मल्टी वैल्यूड खत्म हो जाएगी। तो अगर तो है तो फिर आप इस तरह करोगे, तो 2 रोज बना लोगे, एक दफा आईटी के साथ एक दफा फाइनेंस के साथ। तो अगर नहीं है इन केस, जैसे अभी मेरे पास इसमें है ही नहीं, तो फिर तो इशू नहीं है, तो आप सिंपल कह सकते हो कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। अच्छा ठीक है जी, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। अब हम देखते हैं कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं। सेकंड नॉर्मल फॉर्म के लिए जरूरी है कि बाकी तमाम के तमाम एट्रीब्यूट जो है ना वो पूरी की पूरी प्राइमरी की पे डिपेंड कर रहे हो, उसके किसी एक पार्ट पे ना कर रहे हैं। ठीक है जी, देख लेते हैं, नेम देखते हैं। एक मिनट। अच्छा, अब प्राइमरी की क्या है कि E001 और J01, जहां पे भी टेबल में E001 प्लस J01 आए ना, उसके अगेंस्ट नेम मेरे पास एलाइज होना चाहिए। तो मैं देख लेता हूँ। ठीक है जी, पहली एंट्री है E001 और J001, उसके अगेंस्ट अलाइज है। E01 है, J02 है नहीं, E02 J02 नहीं, E02 J03 नहीं, E01 J0। तो एक एंट्री थी और वो बिल्कुल ठीक है, नेम जो है ना बिल्कुल परफेक्टली जो है ना आपका डिपेंड कर रहा है
उस पे पूरी पूरी प्राइमरी की पे। अच्छा, अभी मैं इसको देखता हूं कि क्या एलाइज सिर्फ और सिर्फ इंप्लॉय आईडी से निकल सकता है। तो इंप्लॉय आईडी कहती है कि जहां पे E001 होना उसके अगेंस्ट आपके पास एलाइज होना चाहिए। तो मैं देखता हूं जी क्या ऐसा ही है। तो E001 है उसके अगेंस्ट अलाइस है, ये बिल्कुल ठीक है। E001 है उसके अगेंस्ट अलाइस है, ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये देखो, ये एक अलाइस पड़ा है और उसके अगेंस्ट E003 है। उसका ये मतलब हुआ कि सिर्फ इंप्लॉय आईडी मिलके मुझे नेम जो है वो सिर्फ अकेला नहीं दे सकती। समझाइए इस चीज की। जी सर। सर। अच्छा, अब मैं अभी आप इस तरह बारी बारी मैच कर लोगे, लेकिन जो एक्चुअल इशू है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब इस तरह देखोगे आपको मिलते रहेंगे इशू, लेकिन जो हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है, जिसको हम सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, वो ये है कि देखो जॉब जो है, एक जॉब का एट्रीब्यूट आपके पास, इसको असूलन जो है ना एम्प्लॉय आईडी और जॉब कोड दोनों के से डिटरमिन होना चाहिए। ठीक है जी, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ जॉब को सिर्फ और सिर्फ जॉब कोड के साथ डिटरमिन करने की। तो ये कहता है कि जहां पे J01 है ना उसके अगेंस्ट शेफ होना चाहिए हमेशा। तो मैं देख लेता हूँ, J01 है उसके अगेंस्ट शेफ है, ठीक है जी। एक ये भी इसका है, J01 है उसके अगेंस्ट भी शेफ है, हाँ जी ठीक है। अच्छा, यही मुझे कहता है कि जहां पे J02 है उसके अगेंस्ट हमेशा वेटर होना चाहिए। तो एक एंट्री J02 के अगेंस्ट वेटर है, ठीक है जी। अगेन एक एंट्री J02 है उसके अगेंस्ट वेटर है, ये बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, ये फिर मुझे कहती है जहां पे J03 है उसके बार टेंडर होना चाहिए, तो ऐसे ही है। तो ये देखो, अगर मुझे सिर्फ जॉब कोड मिल जाए ना, J01, J02, J03 जो भी है, तो मैं बता सकता हूं कि स्पेसिफिक इंप्लॉय की जॉब क्या है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें पूरी की पूरी प्राइमरी की से पता चलना चाहिए कि इसकी जॉब क्या है, यानी कि इंप्लॉय आईडी प्लस जॉब कोड दोनों मुझे पता चले, फिर मैं इस काबिल हूं कि बता सकूं कि इस इंप्लॉय की जॉब क्या है। जैसे CNIC और टोकन नंबर वाली एग्जांपल है। अभी क्या हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ CNI से मैं बता रहा हूं कि DMC क्या है, यानी कि मैं सिर्फ सिर्फ जॉब कोड से बता रहा हूं कि जॉब क्या है, एक पार्ट से। तो ये नहीं होनी चाहिए थी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है। और वो क्या थी कि कोई एक ऐसा एट्रीब्यूट एग्जिस्ट करता है, लेट्स से जॉब, जो पूरी प्राइमरी की पे डिपेंड नहीं कर रहा, सिर्फ उसके एक पार्ट पे, यानी कि एक हिस्से पे, यानी कि जॉब कोड पे डिपेंड कर रहा है। सिर्फ उससे भी आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो इस सूरत में मुझे पता चल गया कि यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है। और अगर आप इसको देखो तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों आ रही है ये डिपेंडेंसी या एनॉमली, क्यों आ रही है। क्यों? क्योंकि देखो ये सिर्फ इंप्लॉय का टेबल था, असूलन इसमें सिर्फ इंप्लॉय का डाटा होना चाहिए था, लेकिन बनाने वाले ने क्या किया है, इंप्लॉय का तो रखा ही रखा है, साथ में जॉब का भी और स्टेट का भी डाल दिया है। तो स्टेट तो फिर भी किसी न किसी तरह एम्प्लॉय आईडी के साथ मैच कर रही है। तो जॉब जो बिल्कुल ही अलग है, जॉब कोड भी दिया हुआ इवन की, चलो जॉब कोड ना होता ना, सिर्फ उसकी जॉब होती, फिर तो फिर भी हम कह लेते कि जॉब को अकेले से हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, लाजमी तौर पे किसी बंदे के साथ ही अटैच है। लेकिन उसने आइडेंटिफिकेशन के लिए बकायदा जॉब कोड भी दिया हुआ है। इस जॉब का ये कोड है, अगर आपको कोड मिल जाए जॉब निकाल सकते हो। इसलिए तो कोड रखे जाते हैं कि पूरे का पूरा डाटा ना हो, सिर्फ कोड हो, ताकि हम पूरा डाटा बाद में निकाल सकें। लेकिन इस बंदे ने, बनाने वाले ने क्या किया कि एम्प्लॉय के साथ साथ जॉब कोड का भी दो इंटिटीज का डाटा जो है ना इकट्ठा एक ही टेबल में इंसर्ट करने की कोशिश किया है। इसकी वजह से ये डिपेंडेंसी, पार्शियल डिपेंडेंसी या एनॉमलीज वगैरह आ रही। तो हमें पता चल गया कि यार ये इशू आ गया कि ये जॉब जो है ना इस पर डिपेंड कर रही है। तो सिंपल सी लॉजिक है, अगर आप पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करो ना, फाइंड करो, तो जाहिर है वो एक पार्ट पे कर रही होगी किसी प्राइमरी की, तो आप उन दोनों को इकट्ठा कर दो भाई, क्योंकि ये इससे एग्जिस्ट, इस पे डिपेंड कर रही है ना, आप इसको इसी के साथ मिला दो। ठीक है जी, मैं क्या करूंगा, एक अलग टेबल बना लूंगा जॉब का, उसमें एक तो जॉब कोड आ जाएगा और एक जॉब आ जाएगा। समझा रही इस चीज की? यस सर, समझ आ एक गया। क्वेश्चन है। हाँ, तो इस तरह से आप करोगे, यानी कि अगर आप इस, और आप बाकी भी देखोगे, सिर्फ आपने एक फाइंड कर लिया इसका ये मतलब नहीं है कि आपका कंप्लीट काम हो गया, आप बाकी चीजें भी देखोगे। लेट्स से कि आप स्टेट कोड को मैच करो, क्या स्टेट कोड सिर्फ जॉब कोड से या सिर्फ इंप्लॉय आईडी से निकल रहा है? अगर लिख रहा है तो इनका भी अलग बनाओगे, लेकिन इसमें नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ यही चीज मिलेगी। और बाकी चीजों के साथ सबके पहले आपने प्राइमरी की के साथ करना है। याद रखना कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म में पार्शियल डिपेंडेंसी ढूंढनी है, डायरेक्ट आप ट्रांजिटिव पे नहीं जाओगे, पहले आप पार्शियल डिपेंडेंसी पे जाओगे। पार्शियल डिपेंडेंसी आप रिजॉल्व कर लोगे एक दफा, फिर उसके बाद आप ट्रांजिटिव पे जाओगे, जिसमें आप हर एट्रीब्यूट को दूसरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट के साथ भी मैच करोगे, क्या किस पे तो डिपेंड नहीं कर रहा। लेकिन अभी हम कर रहे हैं कि सिर्फ पार्ट पे, कि पार्ट पे को नहीं कर रहा तो मुझे मिल गया जॉब है जो पार्ट पे कर रहा है, तो बस मैंने क्या करना है उसको अलग कर देना। तो आपको नजर आ रहा होगा, देखो ये आपके पास बाकी टेबल बच गया, इसमें से जॉब और जॉब कोड मैंने अलग कर लिया, तो ये वो आ गया देखो। तो दो टेबल मेरे पास बन गए, एक ये टेबल और एक ये टेबल। और ये मैंने अपनी सहूलत के लिए बनाया, बेशक आप बनाना चाहो ठीक है, अगर आप कहीं कहीं पे आप देखोगे सिर्फ दो ही बना रहे, तो मैंने प्राइमरी की वो बिल्कुल अलग कर ली। अब ना भी करो तो कोई मसला नहीं है।
तो एक्चुअल में आपके ये 2 टेबल बन गए। अब ये देखो, अब आप क्लियर हो गया कि ये टेबल असल में था एम्प्लॉय का, इसमें सारी चीजें एम्प्लॉय से रिलेटेड थी, जॉब वाली तो उसकी थी कोई नहीं। हो सकता है कभी नया नया एम्प्लॉय आया, उसने अब अभी हमने कोई जॉब असाइन ही ना की हो, लेकिन हम इधर उसको जबरदस्ती डाटा दे रहे हैं, भी नहीं अभी भी उसको डाटा दो। तो मैंने क्या किया, एम्प्लॉय का अलग कर लिया और जॉब का अलग कर लिया। अब मेरे पास जो है बिल्कुल ठीक कह लो कि काम करके। हाँ, अब कल कला को मुझे इन दोनों के दरमियान लिंक बनाना पड़ जाता है तो कोई मसला नहीं है, मैं इस एम्प्लॉय आईडी को एज अ फॉर्म इधर ले आऊंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि एलाइस जो है उसको मैंने J101 असाइन की है। तो इस तरह करके मैं लिंक बना सकता हूँ। लेकिन अभी के लिए मैंने क्या किया, आइडेंटिफाई किया कि कौन सी चीज किस पे डिपेंड कर रही थी और उनको अलग कर लिया। तो इस तरह मेरे पास वही बात मैंने बताई थी, टेबल को सिर्फ आपने डिवाइड करना है, आपने डिवाइड किया, काम आपका हो गया। अच्छा, अभी भी देखो सेकंड नॉर्मल फॉर्म तो हो गई, अब आप बाकी चीजें चेक करोगे, बाकी कोई भी पार्ट ऑफ प्राइमरी की पे नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, आप प्राइमरी की है ही एक, अब तो कंपोजिट खत्म ही होगी। मसला तब आता है कंपोजिट हो तब पार्ट शार्ट शार्ट वाला इशू बनता है। अब तो है ही एक ही एट्रीब्यूट पे, इस पे भी एक है, इसमें भी एक है, अब तो रोला ही नहीं बनेगा। अब हम तीसरी देखते हैं कि कोई ऐसा एट्रीब्यूट है जो प्राइमरी की के अलावा किसी और पे डिपेंड कर रहा हो। देख लेते हैं जी। अच्छा, नेम को हम देखते हैं जी, यस सर, हूँ बल्कि नेम किसी कोड पे कर रहा इसी है। के साथ कर रहे हैं। अब हम स्टेट कोड को देखते हैं, क्या स्टेट कोड इस पे एलाइस पे कर रहा है कि एलाइस जहां पे होगा हमेशा 26 कोड हो। हाँ जी, इधर तो है, लेकिन देखो इधर एलाइस है, इधर कोड 56 है, तो इसका मतलब हो गया स्टेट कोड नेम पे कम से कम डिपेंड नहीं कर। अब हम मिशिगन को देखते हैं नेम के साथ, क्या कि मुझे नेम पता चल जाए उससे मैं स्टेट निकाल सकता हूँ। तो देखो जहां पे एलाइस आएगा, एक मिनट यार, जहां पे इधर क्या, जहां पे एलाइस होगा क्या उसके अगेंस्ट हमेशा मिशिगन मिलेगा मुझे? देख लेते हैं जी। अगर तो मिलेगा इसका मतलब डिपेंड कर रहा है। तो ये एक एलाइस में मिशिगन है, लेकिन देखो दूसरे एलाइस में मेरे पास कोई ये योमिंग जो भी डिस्ट्रिक्ट है या स्टेट है वो है, तो उसका मतलब है कि होम स्टेट नेम पे डिपेंड नहीं कर रही। अब मैं इसका तो नेम के साथ इसका भी हो गया और इसका भी हो गया। अब मैं होम स्टेट का स्टेट कोड के साथ चेक करता हूँ। तो देखें जी, ये मुझे कहती है कि जहां पे 26 कोड हो उसके अगेंस्ट हमेशा मिशिगन, और जहां पे 56 हो उसके अगेंस्ट हमेशा योमिंग हो। तो चेक कर लेता हूँ। पहली एंट्री 26 के अगेंस्ट मिशिगन है, हाँ जी है। दूसरी एंट्री 56 के अगेंस्ट योमिंग है, हाँ जी है। अब तीसरी एंट्री मुझे पता चलेगा क्या 56 के अगेंस्ट योमिंग है? जी है। जी सर। बिल्कुल है। अच्छा, एक मिनट दीजिएगा, मैं कॉल रिसीव कर लूँ। हाँ जी, आ लग रहा, निकल लग रहा करता मैं, आ लग रहा। हाँ जी, समझ आ गई इस इशू की? जी सर। जी सर, ठीक है, ये अब तो क्या करना दूसरे है? पे डिपेंड कर, इनको भी डिवाइड करना है सर। हाँ, जब देखो ये स्टेट कोड कोई प्राइमरी की नहीं है। अगर तो ये प्राइमरी की होती फिर तो इशू नहीं था। ये नॉन प्राइम है, नॉन प्राइम से मुराद है जो प्राइमरी की का पार्ट नहीं है, तो नहीं है पार्ट ये, तो इस पे क्यों डिपेंड कर रही है? इसका मतलब है कि अभी भी इशू है हमारे टेबल में। और वो क्या, एम्प्लॉय आईडी में हमने जबरदस्ती स्टेट का डेटा घुसा दिया है। एम्प्लॉय का अलग होना चाहिए, स्टेट का अलग होना चाहिए, फार्मूला वही है, क्या डिवाइड कर दो। समझ आ रही है? जो जिस पे आप देखो ना डिपेंड सर, कर रही है समझ उसको आ उसी रही के है। साथ अटैच करके अलग कर दो। बस सर ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी आ गई, अब इसको रिमूव करेंगे तो ये थर्ड नॉर्मल में चला जाएगा। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगी। तो यही हमने किया है। ये देखो लास्ट में हमने नया टेबल बना लिया है, और उसमें स्टेट कोड को, क्योंकि ये स्पीड डिपेंड कर रही थी, इसको हमने प्राइमरी की बना दी इस टेबल का। तो ये हमें इशू खत्म हो गया। और ये अपनी सर वैल्यू ये तो कहां से लेगी? रिकॉर्ड हमने थोड़े हैं। पेरेंट फॉरेन की, इस तरह करके। सर ये थोड़े रिकॉर्ड हैं, 3 या 4 रिकॉर्ड हैं। इसके लिए तो हमने कंपैरिजन कर लिया उसकी नॉर्मलाइजेशन के भाई लिए उसकी बेशक ज्यादा भी है, आपको रिप्रेजेंटेबिलिटी। ऐसे करके निकालनी पड़ेगी, और कोई तरीका नहीं आपके पास। ये अगर सर 100 200 300 हो तो फिर तो लंबा काम हो 100 जाएगा। 200 भी है तो आप, हाँ तो इसलिए तो बताया जा रहा है कि आप इस तरह की सिचुएशन आने ना दो। तो सर 2 कहने लाख का भी है, मतलब ये आपको कि नॉर्मलाइज एक, तो करना पड़ेगा। सर मैं कह रहा हूँ कि अगर हमें कोई एक टेबल दे दिया जाए जिसमें 300 400 एंट्रीज हैं और कहा जाए कि इसके लिए हमने हाँ डिजाइन करना है, तो अब 300 400 रिकॉर्ड तो देखने तो ये तो एक हेक्टिक रूटीन है। कोई और वे आउट बिल्कुल नहीं हो है, सकता लेकिन इसका? नहीं, मैं बिल्कुल हेक्टिक काम है, बहुत लेंथी काम है, लेकिन तरीका कार यही है। जब तक आप इसके फार्मूलाज हैं काफी सारे, एक्सियोम्स हैं, इनको आप फार्मूला कह लो या कह लो कि कोई थ्योरम है,
जिसके थ्रू आप निकाल सकते हो कि कोई किस पे डिपेंड कर रहा है, वो इसका शॉर्ट वे है। लेकिन एक्चुअली काम वो भी यही कर रहा होता है कि आपको इन फार्मूलाज की मदद से एक तो बड़ा मशहूर सा एग्जाम है, मेरे एग्जाम से निकला हुआ है, वो निकाल के दे देता है, लेकिन निकाल के फिर वो यही देगा कि डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है, करना आपको यही पड़ेगा फिर भी। सर ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन कहीं किसी पेपर में मैंने देखा था कि सिर्फ एट्रीब्यूट नेम दिए हुए थे और कहा था इसको नॉर्मलाइज किया जाए। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ कि अगर तो उस सूरत में वो आपके पास मैं अभी आपको सर्च करके बता भी देता हूँ कौन सा एग्जाम है, उसके थ्रू आप निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। लेकिन वो भी आपको डिपेंडेंसी ही निकाल के देता है कि इनके इनके दरमियान डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है। एक मिनट बताता हूँ, डिपेंडेंसी एग्जाम था, मैं आपको बताता हूँ। एमस्ट्रांग एग्जाम नाम है जी उसका, ये आपके सामने आ भी गया, आर्मस्ट्रांग एग्जाम्स। इसके थ्रू आप ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज को निकाल सकते हो कि कौन कौन सा के दरमियान कौन कौन सी डिपेंडेंसी मौजूद है। अगर आपने देखना है तो इसको F प्लस क्लोजर भी कहते हैं इसको, ये आपके सामने नजर भी आ रहा होगा, तो इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। लेकिन काफी ये टेक्निकल सा है, इसको काफी टाइम चाहिए इसको करने के लिए, इतना सिंपल नहीं है कि आपने सिर्फ ये देखो और आपको आ जाएगा। काफी सारे इसके रूल्स हैं, प्राइमरी रूल्स हैं, सेकेंडरी रूल्स हैं, और फिर आप जाके आर्मस्ट्रांग रिलेशनशिप को एक डिवाइस करना देखते हो। बिल्कुल आप कर सकते हो, जो आपको दिए गया था वो बिल्कुल इसी तरह है। सर यहाँ ये पे पंजाब एट्रीब्यूट्स दिए गए होंगे। यूनिवर्सिटी के कोर्स में है, पंजाब यूनिवर्सिटी के सर कोर्स में है ये 3rd या 4th ईयर जो इसमें ये जो एग्जाम आप बता रहे हैं। यार मुझे नहीं पता, क्योंकि हमारा है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के साथ, और उसमें हमने ना ये पढ़ा है और ना हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को आगे जो है ना कॉलेज लेवल। सर मैं भी यही देख रहा हूँ कि ये पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर में आया था, मुझे अब याद आ गए। तो उनकी बुक में ये चीज़ें नहीं थी, तो फिर उन्होंने पेपर में ये किस तरह से दे दिया होगा, ये तो हैरान कौन है। अब मैं तो हो सकता है कि हो, आप चेक करें पंजाब यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है। जी सर मैं चेक करूंगा, मैं आपको बताऊंगा सर आपको। ठीक ठीक होगा बिलाल। अच्छा जी, ये हमारी नॉर्मलाइजेशन थी। तरीकाकार आपने याद रखना है कि डिवाइड करना है, जहां पे आपको लगे कि कुछ मसले मसाइल आ रहे हैं, बस टेबल को उठा के डिवाइड कर दो। ये ध्यान में फार्मूला रखोगे इंशाल्लाह ताला कभी भी, क्योंकि आप तो खैर कभी आपने सब्जेक्टिव पेपर देने ही नहीं है, लेकिन इन केस आपको कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो और आपको किसी को समझाना पड़ जाता है, किसी टीचर हो आप लेक्चरार हो, तो ये फार्मूला सिंपल से याद रखना है। मैं भी इसी फार्मूला से फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को करवाता हूँ कि जहाँ पे कोई इशू आए उसको डिवाइड करो और अलग अलग कर दो। तो इस तरह से आप नॉर्मलाइजेशन को कंप्लीट कर सकते हो। आगे एक और एग्जांपल है जो मैंने पिछले बैच को करवाई थी, लेकिन इस दफा मैंने एक नई ऐड की है। ये वो पुरानी मौजूद है, इसको आप देख लीजिएगा, इसमें तीनों हैं और इसको करने की कोशिश कीजिएगा। साल हुई भी है ये, देखो पहले ये एग्जांपल है, यानी कि ओरिजिनल टेबल है, इसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया गया, उसके बाद इसी को सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया गया, और इसी को थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया गया। लेकिन आप खुद से करोगे देखोगे कि क्या क्या इशू आ रहे थे और क्यों कन्वर्ट की गई है, और इसको एक दफा से उस नजरों से गुजारोगे। अच्छा, आज मैंने कहीं काम जाना है, तो इसलिए मेरा इरादा तो था कि ज्वाइंस मैं आपको करवा दूं, लेकिन इंशाल्लाह ताला जो है ना हम कल ज्वाइंस और उसके बाद ट्रांजैक्शन को देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आज के लेक्चर में कोई इशू है फोर्थ तो नाम क्या करना है करके, जरूरी करनी है, आती तो है कोई नहीं। सर काफी है सर, ऐसे थर्ड से बढ़ाते कम जाएं है यार। अपने लिए। हाँ हाँ, बढ़ाते जाएं, ठीक हो फायदा गया। नहीं है सर। तो अगर आए तो फिर तो है, चलो फिर तो हम करें। अब आपको पता है कि उस पीएमएस के सिलेबस में देखें वो शामिल ही नहीं है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक है, तो हम क्यों करें उसको। ओके सर। ओके नबील, ठीक है सर जी, जहाँ पे ख्याल रखिएगा। आसानी मिल रही हो ना बंदे को ले लेनी चाहिए। देखो मैं पिछले बैच को तो मैंने इस पे बड़ा लेक्चर दिया।